सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली क्लासेस में हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था, तो काफ़ी टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो कुछ बचा हुआ जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे इस फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत। तो पिछली बार जो पिछली क्लासेस हुई थी उसके अंदर जो फाइल रीडिंग राइटिंग फाइल को किस तरह से रीड करना है, कैसे राइट करना है, वो हमने समझा था। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फाइल ऑपरेशन के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल होती है और दूसरा होता है आपका बाइनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो बाइनरी फाइल होती हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती हैं, यानी कि आपके 0 और 1 की फॉर्मेट के अंतर्गत होती हैं, ठीक है। तो आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो काफ़ी फास्ट होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो होते हैं बाइनरी फाइल्स को यूज़ करते हैं। तो हम किस तरह से बाइनरी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तो बाइनरी फाइल या बाइनरी फाइल के जो ऑपरेशन है वो रीड एंड राइट ऑपरेशन होंगे आपके। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई है लिस्ट 1 के नाम से, और इसके अंदर मैं लिस्ट के अंतर्गत ये आइटम्स को मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया है। अब बाइनरी फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन लिस्ट आइटम को इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस जो बाइनरी फाइल है उसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक लिस्ट 1 के नाम से मैंने लिस्ट बनाई है जिसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50 ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, वही फाइल ऑब्जेक्ट, एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद में उस फाइल का नाम, देखिए मैंने फाइल का नाम रखा है मैंने माई डेटा डॉट बिन। बिन मीन्स बाइनरी फाइल, ओके। इसके बाद में WB आपको पता ही होगा, W है राइट मोड और V से मतलब बाइनरी। तो इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, वो मोड कौन सा है आपका, राइट मोड और WB राइट प्लस बाइनरी मोड। तो ठीक है, तो बाइनरी फाइल में इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट इसके बाद में देखिए मैंने क्या किया है, सिंपल एक एरे। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स के जो है ना, आपका ये आइटम आपके 10, 20, 30 जो एलिमेंट्स हैं, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक एक उसमें सिंगल उसमें बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको बाइनरी मोड में स्टोर करने के लिए। तो बाइनरी मोड में बाइट में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम रखिए, उसका नाम होता है बाइट एरे, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी आपके डेटा एलिमेंट्स हैं उसको किस में, बाइट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो बाइनरी फाइल में हमको राइट करना है, इसलिए इसमें मैंने बाइट एरे जो फंक्शन का यूज़ किया, और विद इन ब्रैकेट में किसको कन्वर्ट करना है, तो वो आइटम को, यानी 10, 20, 30, 40, 50 जो आइटम है इनको हमको क्या कर स्टूडेंट्स, हमको बाइनरी फाइल के अंतर्गत हमको क्या करना पड़ता है, जो डेटा को बाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बाइट में मैंने कन्वर्ट कर लिया फंक्शन से, बाइट एरे से, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स हैं इसलिए बाइट एरे। इसके बाद में किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका नाम है लिस्ट 1। लिस्ट 1 के अंतर्गत ये आपका डेटा है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट मैंने क्या किया, इसको फाइल के अंतर्गत हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट अपना क्या है, एफ जो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में राइट जो फंक्शन है, और विद इन ब्रैकेट में एरे। तो एरे उसका नाम हो गया, यानी जिसमें स्टोर, ये बाइट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ आपका डेटा बाइट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद में इस फाइल के अंतर्गत इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम इसमें क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। इसके बाद में मैंने लास्ट में स्टूडेंट्स क्या किया, इस फाइल को मैंने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, ये कॉपी किया, ठीक है। इसके बाद में मैंने इसको IPython के अंतर्गत मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो एंड ऑफ द पेस्ट फाइल, ठीक है ना, एक सेकंड। तो मैंने स्टूडेंट्स इसको सॉरी, पूरी तरह से कॉपी नहीं हुआ, दोबारा से कॉपी करते हैं, पूरी फाइल कॉपी नहीं हुई थी ना, कॉपी, इसके बाद में परसेंटेज पेस्ट, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया आपका। तो ये माई डेटा जो बिन फाइल है वो आपकी क्रिएट हो गई होगी। तो इसको कैसे पता है स्टूडेंट्स, कैसे पता करें, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंतर्गत हम देखेंगे इसको। तो जहाँ इसका पाथ है उसके अंतर्गत देख लेते हैं, फाइल का नाम देख लेना, माई डेटा डॉट बिन, ठीक है। तो माई डेटा डॉट बिन के अंतर्गत इसके पाथ पे चले जाना। तो मैं इसके पाथ पे जा रहा हूँ, मेरा जो पाथ है यहाँ देखेंगे
दिस पीसी विंडोज़ यूजर्स और यूज़र के अंतर्गत है। तो स्टूडेंट्स आपका जो पाथ है आपके कंप्यूटर सिस्टम का अलग हो सकता है, ठीक है, तो उस चीज़ को देख लेना उसका पाथ कहाँ है, ठीक है, तो उस पाथ के हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ देखिए जो मैंने जो फाइल थी ये वाली माई डेटा डॉट बिन वाली फाइल थी, बिन डॉट बिन वाली फाइल को देखिए, ये बिन वाली फाइल थी। इसको ओपन कर लेते हैं, देखें इस फाइल को। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये फाइल का कंटेंट्स नज़र आएगा। आप सोच रहे हो कि सर ये क्या है, तो ये मैंने बताया कि आपको रीडेबल फॉर्म में नज़र नहीं आएगी, ये किस फॉर्म में, आपकी बाइनरी फॉर्मेट के अंतर्गत है। तो इस तरह से आपके बाइनरी के डेटा है वो आपको रीडेबल नज़र नहीं आएगा, तो बाइनरी फॉर्मेट के अंतर्गत डेटा है, ठीक है। तो बाइनरी कंप्यूटर ने अपने अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्म है बाइनरी फॉर्म के अंतर्गत डेटा को क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में हम इससे डेटा को पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए, ठीक है, तो पढ़ने के लिए डेटा को पढ़ने के लिए तो वही चीज़ मैंने बताया, रीडिंग करना है आपको डेटा को। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद में फाइल का नाम, जो फाइल का माई डेटा डॉट बिन फाइल है, इसके बाद में आर यानी कि रीडिंग बाइनरी मोड, ठीक है। तो फाइल को रीड कर रहे हैं बाइनरी मोड में। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ तक तो हम पढ़ेंगे कि ऐप डॉट रीड, ठीक है, तो रीड कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंतर्गत। तो नम वेरिएबल के अंदर मैं इसको रीड कर रहा हूँ। इसमें एक नई चीज़ देख रहे हो स्टूडेंट, लेकिन लिस्ट देख रहे हो। तो स्टूडेंट क्या करेगा, इसकी ये कन्वर्ट कर देगा आपको, जो ऐप जो फाइल के कंटेंट्स आएंगे ना, जो फाइल के कंटेंट्स को वो लिस्ट में क्या करेगा, एक तरह से डिस्प्ले कर देगा उसको। तो इसलिए मैंने इस लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया है, यानी कि आपने पता होगा कि वो लिस्ट फॉर्म में थे डेटा, तो उस डेटा को आपको डिस्प्ले करने के लिए, उसके कंपेटेबल डिस्प्ले करने के लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, या लिस्ट फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐप डॉट रीड सिंपल है, यहाँ तक तो हम पढ़े ही थे। ऐप डॉट रीड कर लिया, किसी वेरिएबल के अंदर रीड कर लिया, लेकिन किस फॉर्मेट में, लिस्ट में। तो वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, एक तरह से उसको टाइप कास्ट कर देगा उसको, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि हमारा डेटा लिस्ट के अंतर्गत था। इसके बाद में स्टूडेंट मैंने क्या किया, सिंपल नम वेरिएबल को क्या कर लिया, इसको प्रिंट कर लिया है, और ऐप को मैंने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज कर दिया है। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके, हम इसको देखते हैं। ये मैंने कॉपी किया, इसके बाद में मैंने कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स, और कॉपी करने के बाद में यहाँ इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये अपना डेटा, जो डेटा था फाइल के अंतर्गत 10, 20, 30, 40, 50 के फॉर्मेट के अंतर्गत आपका डेटा आ चुका है। तो स्टूडेंट्स पहला हमने प्रैक्टिकल ये किया कि हम किस तरह से फाइल के डेटा को हम क्या कर सकते हैं। पहले हमने बाइनरी फाइल को राइट किया, इसके बाद में बाइनरी फाइल के डेटा को हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब चलते स्टूडेंट्स अगले कुछ प्रैक्टिकल की तरफ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल और मैंने स्टूडेंट्स लिया है। अब एक डेट फाइल, इसके अंतर्गत मैंने क्या किया, एक फाइल और बनाई है। अब की बार फाइल तो मैंने क्या किया, डेट फॉर्मेट में रखा है, एक तरह से आपका ये आपकी टेक्स्ट फाइल के जैसा ही है, ये DAT। तो मैंने क्या किया यहाँ पर WB यानी आपका राइट और बाइनरी, लेकिन मोड मैंने वही रखा है, बाइनरी है आपका और राइट मोड रखा है, ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने क्या किया, वही इसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया ARR, और वही बाइट में कन्वर्ट कर दिया, बाइट में। और इसके बाद में मैंने कंटेंट्स लिखे इस फाइल के। पिछली फाइल के अंतर्गत मेरे कंटेंट्स लिस्ट के फॉर्मेट में थे, और इसमें इस बार जो मेरे लिस्ट के कंटेंट हैं वो किस फॉर्मेट में आपके, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो इसमें लिखा मैंने माई नेम इज़ गौतम, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, एनकोड कर दिया। तो UTF-8 के अंतर्गत मैंने क्या कर दी, इसकी एनकोडिंग कर ली, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होके, यानी बाइट में ही कन्वर्ट हो रहा है, बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एनकोड UTF-8 के थ्रू मैंने इसको कन्वर्ट भी कर दिया, जिसके जो पिछली बार जो फाइल में आपको दिखाई नहीं दे रहा था ना, वो अब की बार दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन है वो किस फॉर्मेट में स्टूडेंट, बाइट फॉर्मेट में। तो बाइट एरे क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो एरे फॉर्मेट में आ गया आपका। इसके बाद में मैंने क्या किया, इसको ऐप डॉट राइट कर लिया, इसके बाद में मैंने क्लोज कर दिया। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में इसको देखिए, तो IPython में मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं माई डेटा डॉट डेट फाइल को, ठीक है। इस फाइल को देखते हैं, ओपन करके देखते हैं। देखिए इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बार ये डेट फाइल है, ठीक है। हाँ देखिए ये वाली फाइल है, पहले ऊपर वाली बाइनरी थी और ये वाली आपकी डेट फाइल है। देखिए इसके अंतर्गत आपको कंटेंट्स नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उसको UTF-8 के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये देखा। अब इसके बाद में मुझे माना इसके कंटेंट्स पढ़ने हैं, तो कंटेंट्स पढ़ने के लिए भी वही। तो देखो कंटेंट्स पढ़ना है तो माई डेटा फाइल के आपको कंटेंट्स पढ़ना है।
तो ओपन कर लिया माई डेटा डॉट डेट फाइल को, आरबी मोड यानी रीडिंग मोड है बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसके बाद रीड कर लिया, सिंपल मैंने इसको रीड कर लिया ऐप डॉट रीड से। पिछली बार मैंने लिस्ट लगाया तो स्टूडेंट इस बार लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिस्ट के आइटम ही नहीं है आपके पास में, ठीक है। तो सिंपल ऐप डॉट रीड, इसके बाद में मैंने इसको प्रिंट कर लिया और क्लोज कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो देखिए स्क्रीन पर आपके इसके कंटेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए माई नेम इज़ गौतम, ये आ गया आपका एंड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कुछ छोटे मोटे टॉपिक और है इस चैप्टर के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें देखिए इसका एक फ्लश फंक्शन है, इसके अंतर्गत एक फ्लश फंक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका काम क्या है कि फ्लश इज द इंटरनल बफर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बफर। सो बफर इज द टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट डेटा एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे किसी फाइल को हम कॉपी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसी फाइल को हम कॉपी, बड़ी फाइल है तो उस फाइल को हम कंटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा कि जो फाइल है पहले बफर में रखा जाता है, यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है, उस टेम्परेरी स्टोरेज में रखा जाता है। जब पूरे कंटेंट्स उस बफर के अंतर्गत आते हैं तो उसको डेस्टिनेशन पर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर ही स्टूडेंट को फाइल को मैनेज करते समय एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, उस टेम्परेरी स्टोरेज के अंतर्गत आपके फाइल के कंटेंट्स को रखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही बफर का तो फ्लश फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट्स, तो जो टेम्परेरी स्टोरेज जो डेटा रखा हुआ है वो जिस डिवाइस पर डेटा को भेजना है वहाँ डेटा को भेज देता है, फिर इसके बाद में वहाँ से फ्लश कर देता है, यानी उस बफर को क्या कर देता है, फ्लश कर देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो क्लोज फंक्शन भी होता है ना, वो बाय जो आपको इम्प्लिसिटली भी वही कॉल करता है, फ्लश फंक्शन को कॉल करेगा, यानी क्लोज करने के साथ साथ फ्लश फंक्शन को भी कॉल करता है, जिसके कारण जो बफर में डेटा है आपका वो डेटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक तरह से वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, फाइल को एक ओपन कर लिया, फाइल को ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये फाइल को मैंने ओपन किया है, इस फाइल का नाम मैंने अब की बार रखा है gautam.txt और W+ मोड में, यानी रीड एंड राइट मोड, हम दोनों ऑपरेशन इसके ऊपर कर रहे हैं, तो रीड एंड राइट के मोड के ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है। तो पहली बार इस फाइल के अंतर्गत पहला जो कंटेंट्स मैंने लिखा है स्टूडेंट, लिखा है गौतम इज ए गुड बॉय, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसमें \n लगा दिया। मैंने आपको बताया कि फाइल के अंतर्गत आपको जो टेक्स्ट फाइल होती है स्टूडेंट, उसके अंतर्गत आपको फाइल को इम्प्लिसिटली यानी बाई फोर्सली आपको न्यू लाइन करेक्टर के साथ में आपको रिप्लेस करना पड़ता है, यानी नई लाइन का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए होता है आपका \n। अदरवाइज स्टूडेंट क्या होता है, सारा डेटा आपका एक ही लाइन में कंटिन्यू होता रहता है। तो मैंने लिखा गौतम इज ए गुड बॉय, तो \n लगा दिया। इसके बाद में मैंने क्या किया कि जो टेम्परेरी स्टोरेज के अंतर्गत जो डेटा होगा, ये डेटा स्टोर हुआ होगा गौतम इज ए गुड बॉय, इस गौतम इज ए गुड बॉय को स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया, फ्लश कर दिया। फ्लश का मतलब जो मेमोरी में था उसको, तो ये क्या करेगा, फ्लश करते उसको वहाँ भेज देगा। इसके बाद में उसको मेमोरी को क्या करेगा, जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है उसको क्या कर देगा, फ्लश कर देगा, क्लियर कर देगा। इसके बाद स्टूडेंट मैंने एक दूसरी लाइन लिखी इसमें, ऐप.राइट गौतम इज ए वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सेकंड लाइन लिखी, इसके बाद में फ्लश कर दिया और लास्ट में इसको क्लोज कर दिया। तो देखते हैं इसमें फाइल को, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद देखते हैं, ये कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो एक तरह से ये हो गया इसके बाद में, ठीक है। तो डेटा आपका आ गया। तो फ्लश फंक्शन का सिंपल सा यूज़ है, आपको जो टेम्परेरी मेमोरी है, जो आपका बफर है, उसको क्लियर करने के काम में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने कर लिया। इसके बाद में अगर इसके कंटेंट्स को पढ़ना चाहें, ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ भी सकते हैं इसके, ठीक है। इसके कंटेंट्स का अगर देखना चाहें तो ये फाइल के अंतर्गत यहाँ डेटा आपका बन चुका होगा, उस कंटेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्लश फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके रीड करना है कंटेंट्स को हम रीड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका ये हुआ। अब स्टूडेंट्स में एक टॉपिक है आपका पाथ। आपको पाथ पता है स्टूडेंट कि पाथ तो जनरली क्या होता है, दो तरह के पाथ होते हैं आपके। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द पाथ। पहला पाथ होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। तो स्टूडेंट एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि एब्सोल्यूट पाथ का मतलब कंप्लीट पाथ ऑफ फाइल, ठीक है। तो सिंपल सी हम देखेंगे, जैसे मैं इसमें ये वाला ओपन कर लेता हूँ, तो देख रहे हो ये वाला पाथ देख रहे हो आपका, ठीक है। तो ये वाले पाथ में आप नज़र आ रहा होगा आपको, तो ठीक है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है आपका। कौन सा पाथ है आपका, तो देखिए दिस पीसी, विंडोज़, यूज़र्स, फिर यूज़र अगर किसी फाइल को खोलेंगे तो फाइल के यहाँ भी
तो देखिए और ओपन हो जाएगा, इसके अंदर फाइल को भी हम कर रहे हैं, यहाँ किसी और डेटा को कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट पाथ जो कहलाए, जो पाथ आप देख रहे हो, तो ये पाथ आपका कौन सा पाथ कहलाता है स्टूडेंट? एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है, ठीक है। तो कंप्लीट पाथ जब देते हैं कभी कभार हम फाइल के अंतर्गत, तो कंप्लीट पाथ को देते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज़ और देखा होगा, लेकिन हम यहाँ फाइल को मैनेज कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं, फाइल को क्लोज कर रहे हैं, तो ये करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो करंट डायरेक्टरी होती है उसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी, यानी सारा को, तो इस चीज़ को बोला जाता है आपका रिलेटिव पाथ, ठीक है। तो यानी पूरा पाथ नहीं देना पड़ता आपको, सिंपली जहाँ काम कर रहे हो वो चीज़ कहलाता है आपको रिलेटिव पाथ, यानी उसी करंट डायरेक्टरी के अंतर्गत आपका सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, एब्सोल्यूट पाथ समझ में आ गया हो, तो एब्सोल्यूट पाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सिंपली फाइल आपको यहाँ क्रिएट कर रहे हो, तो आप चाहें तो एक, जैसे अभी यहाँ सिंपल हो रही है आपकी सी ड्राइव के अंदर का डेटा, आपका फाइल क्रिएट हो रही है या कोई भी डेटा आइटम आपका क्रिएट हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं डी ड्राइव में, तो आपको डी ड्राइव में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, यानी कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी फाइल कहाँ राइट हो जाएगी आपकी स्टूडेंट? ये जो फाइल होगी वो राइट आपकी किस में हो जाएगी? आपकी रिलेटिव पाथ के अंतर्गत क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ था इसके बाद में, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया एब्सोल्यूट पाथ और आपको रिलेटिव पाथ, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझते हैं स्टूडेंट इसको, और क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तो एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा पाथ के लिए आपको, तो देखो मैंने इंपोर्ट किया OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कोड को समझिए, इंपोर्ट OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद में CWD यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मैंने एक वेरिएबल लिया, इसके बाद में इसके अंदर एक फंक्शन होता है स्टूडेंट गेट CWD, ये क्या करता है? करंट वर्किंग डायरेक्टरी का आपको पाथ को क्या करेगा? उसके अंदर स्टोर कर देगा। तो इस वेरिएबल के अंतर्गत क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका पाथ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया, करंट CWD को स्टूडेंट्स मैंने क्या कर लिया, एक तरह से उसको क्या कर दिया? प्रिंट कर लिया। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद में मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है, IPython में आया, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसके अंदर ये आ गया स्टूडेंट। तो इंपोर्ट OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को मैंने क्या किया, उसको इंपोर्ट किया। इसके बाद में एक CWD एक वेरिएबल लिया, उसके अंतर्गत मैंने क्या किया, os.getCWD, एक फंक्शन है स्टूडेंट इसका। ये फंक्शन क्या करता है कि आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी का कंडीशन बताता है। तो स्टूडेंट आपको नहीं पता है कि आपकी डायरेक्टरी कहाँ है, ठीक है, किस जगह आपका काम हो रहा है, तो इस फंक्शन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसके द्वारा आप अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी पर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट OS हो गया, CWD एक वेरिएबल हो गया, तो os.getCWD। इसके बाद में स्टूडेंट मैंने क्या किया, CWD को प्रिंट कर लिया। तो देखो क्या आउटपुट आया, C यूजर्स और यूजर, इसके अंतर्गत मैं इस पाथ के अंतर्गत हूँ स्टूडेंट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने पाथ का पता कर सकते हो। तो ये बता रहा है स्टूडेंट एक तरह से पूरी एब्सोल्यूट पाथ बता रहा है कि यानी किस जगह पे हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। तो एक होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ, तो कंप्लीट पाथ होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। और जिस जगह आप काम करते हो, जिस डायरेक्टरी के अंतर्गत पाथ करते हो, वो चीज़ क्या कहलाता है, रिलेटिव पाथ कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक बचता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर स्ट्रीम। तो स्टूडेंट देखो आपने क्या होता है, कुछ स्ट्रीम के फॉर्मेट में कंप्यूटर इंटरनली जो मैनेज करता है ना डेटा को, स्ट्रीम के फॉर्मेट में मैनेज करता है, ठीक है। तो 3 स्ट्रीम के बारे में इसमें दिया हुआ, तो 3 स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली जो आपकी होती है इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम का स्टूडेंट मतलब क्या है कि जैसे आप कीबोर्ड से डेटा को रीड करता है, जैसे कीबोर्ड से कोई भी आपने इनपुट डाला, तो वो जो डेटा रीड होता है ना, वो स्ट्रीम के थ्रू जाता है। तो स्ट्रीम के थ्रू जान सकते हो आप, एक पाइप समझ सकते हो, उसके अंतर्गत आपका डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इनपुट स्ट्रीम। तो ये इनपुट के लिए काम आता है। इसका जो है ना, तो वही सिस्टम, तो कैसे इसको कॉल करते हैं, sys.stdin, याद रखिए, sys यानी सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड इनपुट, IN का मतलब इनपुट, तो रीड डेटा फ्रॉम ए कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से डेटा को रीड करने के काम में आता है। दूसरा होता है इसको जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, आउटपुट। तो आउटपुट में देखा होगा आपने, किसी मॉनिटर वगैरह पर डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, sys.std आउट यानी स्टैंडर्ड आउट। दूसरी स्ट्रीम ये हो गई। और तीसरी इसमें एरर है, माना कोई एरर को आपको मैनेज करना है, तो वो कहलाती है आपकी sys.std ERR यानी एरर। तो 3 स्ट्रीम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो सिंपल याद रखिए, स्ट्रीम के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने देखिए स्टूडेंट क्या किया, इम्पोर्ट सिस,
मैंने एक सिस्टम को क्या किया है मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसको कॉल कर लिया मॉड्यूल को, सिस्को यानी सिस्टम को, और एक लूप चलाया फॉर आई एन रेंज 3। तो 3 का मैंने दिया इसके अंतर्गत एक लूप चलाया, तो कितने तक चलेगा, ये आपके कितने तक चलेगा स्टूडेंट्स, सेकंड 2 तक चलेगा। तो टोटल कितनी बार हो गए आपके 3 आइटम्स। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, सिंपल प्रिंट करने के बजाय मैंने देखो सिस डॉट एस टी डी आउट और डॉट राइट का यूज़ किया, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया स्टूडेंट्स, ठीक है। और गौतम को प्रिंट कर लिया, और बैकस्लैश एन देख रहे हो आपको न्यू लाइन करेक्टर स्टूडेंट्स की नई लाइन क्या कर देगा, उसके बाद में वो ऐड कर देगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने अगर माना कि इसमें कोई एरर नहीं है, तो सिस डॉट एस टी डी ई आर आर और राइट के थ्रू मैंने सिंपल सा ये भी लिख दिया नो एरर इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो देखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया, और इसको मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो सिंपल इसके थ्रू भी मैंने इसको क्या कर दिया, तो गौतम 3 बार प्रिंट हो गया, और नीचे मैंने जो स्टैंडर्ड एरर के अंतर्गत लिखा था नो एरर इन माई प्रोग्राम। तो इस तरह से भी स्टूडेंट हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर स्ट्रीम के बारे में बताया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।